नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका अपना दोस्त विशु राय स्वागत करता हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना रायबरेली के लालगंज की है। एक दिन एक स्कूल में प्रार्थना चल रही थी। तभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, आसपास से कुछ बदबू आ रही है। तो जो टीचर होते हैं वह कहते हैं कि देखो, कहीं तुम्हारे कुछ दोस्त नहा करके नहीं आए हैं, इसलिए तुम्हें बदबू आ रही होगी। जब प्रेयर खत्म हो जाती है तो जो टीचर होते हैं पूछते हैं कि तुम में से कौन कौन नहा करके आज नहीं आया है। सारे बच्चे कहते हैं कि हम सब ने नहाया है। नहा करके बाकायदा अपने ड्रेस को प्रेस करके आए हैं। बच्चे स्कूल के अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। टीचर भी अपने क्लास लेने के लिए क्लासों में चले जाते हैं। छुट्टी हो जाती है। अगले दिन फिर बच्चे आते हैं, प्रेयर होता है। तो जो बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर, आज बदबू यानी कि दुर्गंध बहुत ज़्यादा आ रही है, अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। तो जो मास्टर साहब रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ, आज कुछ बदबू ज़्यादा आ रही है, लग रहा है आसपास कोई जानवर मरा हुआ है या फिर नालियों से बदबू आ रही होगी। सभी लड़के अपने क्लास में चले जाते हैं। अगले दिन फिर यानी कि तीसरे दिन बच्चे कहते हैं कि सर, आज बदबू बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा आ रही है, अब तो बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा है, आज स्कूल की छुट्टी कर दीजिए। मास्टर साहब एक लड़के को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी के घर जाओ और उन्हें बुला कर लेकर आओ। बच्चा जाता है, प्रधान जी को बुला कर लेकर आता है। प्रधान जी आते हैं तो कहते हैं कि मास्टर साहब, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। तो मास्टर साहब कहते हैं कि इसी बदबू की वजह से मैंने आपको बुलाया है। किसी सफाई कर्मचारी को बुलाइए और थोड़ा सफाई करवाइए, देखिए आसपास कहीं कोई जानवर तो नहीं मरा हुआ है। प्रधान जी एक सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं। सफाई कर्मचारी आता है और आसपास देखता है तो कहीं कोई भी जानवर उसको दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नज़र स्कूल के बने हुए स्कूल के बाहर एक सेफ्टी टैंक पे पड़ती है। जब उस टैंक के पास जाता है तो देखता है बेहद ही गंदी दुर्गंध आ रही थी। वह प्रधान जी को और टीचर को बताता है कि दुर्गंध जो टैंक है, सेफ्टी टैंक जिसमें गंदा पानी वगैरह सब कुछ जाता है, उससे आ रही है। सभी लोग वहाँ दूर खड़े होते हैं और सफाई कर्मचारी कई लोगों की मदद से जो उसका सेफ्टी टैंक का जो ढक्कन होता है, काफ़ी भारी होता है, उसको हटवाता है। हटवाते ही दुर्गंध इतनी ज़्यादा आती है कि कई लोग चक्कर खाकर गिर जाते हैं। जब सफाई कर्मचारी अंदर टैंक के अंदर हलने की कोशिश करता है तो देखता है उसमें एक लाश पड़ी हुई है। वह बाहर निकलकर सबको बताता है कि प्रधान जी, मास्टर साहब, इसमें एक लाश पड़ी हुई है। प्रधान जी हैरान हो जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है और उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है। जब डेड बॉडी को बाहर निकालती है, उसकी धुलाई होती है, तो डेड बॉडी में एक यूनिफॉर्म पहना हुआ 15 साल का लड़का की लाश मिलती है। एक नया लड़का जो स्कूल से शायद गायब हो गया था, उसकी लाश मिलती है। पुलिस शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि लाश पास के ही एक गांव की है, एक लड़के की है जिसका नाम पिंटू है और उसके पिताजी का नाम वीरेंद्र श्रीवास्तव है। लड़का कक्षा 10वीं का पढ़ने वाला होता है और वह कई दिनों से लापता रहता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता है। कई दिनों तक पुलिस परेशान रहती है। दरअसल पिंटू एक दिन अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है।
लेकिन वो घर नहीं पहुंचता है। रात को 9 बज रहे होते हैं और जो पिंटू के पिताजी होते हैं वीरेंद्र और उनकी माता जी काफी परेशान हो जाती है कि आखिर उनका लड़का घर आया क्यों नहीं अभी तक। तभी वीरेंद्र कहते हैं, अपनी पत्नी को समझाते हैं, तुम घबराओ नहीं, मेरा बच्चा किसी दोस्त के घर गया होगा या फिर कहीं होगा, अभी आ रहा होगा। रात और भी ज्यादा हो गई। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों की परेशानी और बढ़ने लगी। वीरेंद्र आसपास लोगों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगे। पूरे मोहल्ले में को पता चल जाता है कि वीरेंद्र त्रिपाठी का लड़का कहीं गायब हो गया है, अभी तक घर नहीं आया है। सभी लोग मिल करके उनके बच्चे की पिंटू की तलाश करने लगते हैं, लेकिन करीब 12 बज जाते हैं और पिंटू का कुछ पता नहीं चलता। तभी कुछ लोग पिंटू के पिता को लेकर थाने पहुंचते हैं। थाने में जो एचएसओ साहब होते हैं वह उनको बताया जाता है कि मेरा बेटा पिंटू, जिसकी उम्र 15 साल है, वह कहीं गायब हो गया है और अभी तक घर नहीं आया है। तो एचएसओ साहब कहते हैं कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब कल सुबह तक आप इंतज़ार करिए। अगर बच्चा घर नहीं आता है, यानी कि पिंटू घर नहीं लौटता है, तो मैं कल सुबह जांच पड़ताल करूंगा। एक पिता अपने घर चला जाता है, लेकिन जिस पिता का बेटा गायब हुआ हो, 15 साल का जवान बेटा, उसको नींद भला कैसे आ सकती थी। उसके पास जो लोग, आसपास के लोग बैठकर सांत्वना दे रहे थे कि घबराओ नहीं वीरेंद्र, तुम्हारा बेटा जल्द आ जाएगा। वीरेंद्र रोने लगता है और कुछ लोगों के साथ, कुछ पड़ोसियों को लेकर, कुछ दोस्तों को लेकर रात भर जंगल में, पास के बागीचे में, तालाबों में अपने बच्चे की तलाश करता रहा। अंततः बच्चा नहीं मिलता है और वह फिर सुबह होते ही करीब 6 बजे थाने पहुंच जाता है और थाने जाकर बताता है कि साहब, रात भर मैंने अपने लड़के की तलाश की, लेकिन मेरा बच्चा कहीं भी नहीं मिला। रिश्तेदारियों में सभी जगह, टीचर से, दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं है। उसके दोस्तों का कहना है कि वह स्कूल तो आया था और शाम को हमारे ही साथ स्कूल से बाहर भी निकला था। पुलिस हैरान रहती है, काफी छानबीन करती है पुलिस, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता है। करीब 2 दिन हो जाते हैं। तभी जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वह पिंटू की गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में पिंटू के पिताजी के साथ दर्ज कराते हैं, बाकायदा एफआईआर कराते हैं और जांच के आदेश दिए जाते हैं। जो थाना प्रभारी होते हैं और पुलिस वाले मिलकर जांच पड़ताल करते हैं। पिंटू का कुछ भी पता नहीं चलता। इस मामले को 3 दिन हो जाते हैं। तभी परिजन, यानी कि उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार और आसपास के जितने भी लोग रहते हैं, काफी गुस्से में आ जाते हैं कि पुलिस आखिर 3 दिनों से क्या कर रही है। एक लड़का जो 3 दिनों से गायब है, उसका अभी तक पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई है। सारे लोग मिल करके धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड को जाम कर देते हैं। पुलिस मनाने की कोशिश करती, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। काफी रोष, काफी गुस्सा रहता है लोगों में कि एक बच्चे की तलाश पुलिस आज तक नहीं कर पाई। तभी यह बात ऊपर अधिकारियों तक जाती है। एसपी, डीएम, एसएसपी सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं और लोगों से हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाइए, 3 दिनों का मोहलत दीजिए, मैं 3 दिनों में बच्चे को खोज निकालूंगा। 3 दिन की मोहलत मिलती है, सभी लोग शांत हो जाते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पुलिस 3 दिनों तक तलाश करती है, लेकिन बच्चे का पता तब चलता है जब बस वहां से, स्कूल से उसकी बॉडी मिलती है। जब उसकी बॉडी मिलती है तो पुलिस शिनाख्त करती है, पिंटू की लाश मिल जाती है पिंटू के रूप में। उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई है। अब पुलिस उसके परिजनों से पूछती है तो पता चलता है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी।
लेकिन जो पिंटू का पिता होता है वह एक बात पुलिस से छुपाया रहता है। जो पुलिस को बताता है कि उसके घर में जब पिंटू लापता हुआ था तो एक पर्ची मिली थी जो बाहर से फेंकी गई थी। उस पर्ची में लिखा था कि तुम एक स्टडी बूथ है शहर में, वहां पर आओ। और जब मैं वहां गया तो मुझे फोन किया गया और मुझे कहा गया कि तुम 5 लाख रुपए लेकर आओ और जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको तुम शांत कराओ, वरना तुम्हारे बच्चे की हत्या कर दी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा। मैं डर गया था और जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने कहा अगर पुलिस को तुमने यह बात बताई तो उसी दिन तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी जाएगी। मैं काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए मैंने आपको यह बात नहीं बताई है। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं अब अपराधी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस के पकड़ से दूर था। कोई भी सबूत पुलिस को अपराधियों के खिलाफ नहीं मिल रहा था। पुलिस हाथ पैर चलाती, कुछ भी करती, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन पुलिस पिंटू के घर पहुंचती है और पिंटू के रूम की तलाशी लेती है। जब पिंटू के रूम की तलाशी लेती है तो वहां से पिंटू के रूम से एक किताब मिलती है जो कि काफी अश्लील किताब रहती है। 15 साल का बच्चा, कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा अश्लील किताबें पढ़ता था। पुलिस को कुछ शक होता है और पुलिस जब उन किताबों को देखती है तो उसके पीछे लास्ट पन्ने पे लिखा रहता है श्याम। तभी कुछ लोग बताते हैं कि श्याम नाम की एक बुक डिपो है जो लालगंज रोडवेज के पास में है। फौरन ही पुलिस उस रोडवेज बुक डिपो पे पहुंचती है, श्याम बुक डिपो पे, और वहां जाकर पूछती है कि यह बुक तुम्हारी है क्या। जो कि बुक डिपो वाला होता है उसका नाम भी श्याम ही रहता है। वह कहता है हाँ सर, ये किताब मेरी ही है और मेरे यहाँ से ही गई है। तो बताता है कि पुलिस पूछती है कि यह किताब कौन ले गया था। तो बताता है कि यह किताब एक पिंटू नाम का लड़का हर 10-15 दिन पर लेकर जाता था और पढ़कर वापस कर देता था। तो पुलिस शांत रहती है। पुलिस को लगता है कि अपराधी अभी भी पकड़ से दूर है। तभी जो श्याम बुक डिपो वाला होता है कहता है सर, लेकिन इस बार जब पिंटू एक किताब लेकर आया था तो उसमें एक लेटर मिला है। लेटर में लिखा हुआ है कि बेटा, तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, कुछ दिनों तक तुम शांत रहना और अपने घर पर रहना, जब मैं कहूंगी तब किताब लेकर आना। अब पुलिस उस लेटर को देखती है। अब पुलिस के आगे थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर पिंटू अंकल किसको कहता था। तभी कुछ लोग बताते हैं कि पिंटू अंकल अपने किराएदार को कहता था, जो उसके रूम में ऊपर धर्मेंद्र नाम का एक किराएदार रहता था। धर्मेंद्र से पूछताछ होती है तो धर्मेंद्र कुछ भी नहीं बताता। उसकी पत्नी से पूछताछ होती है, उसका जो हैंडराइटिंग होती है वो मैच कराया जाता है तो पता चलता है कि हैंडराइटिंग धर्मेंद्र की पत्नी की है, जिसकी उम्र महज 34 से 35 साल थी। और जब उससे पूछताछ किया जाता है तो उसकी पत्नी बताती है कि मैं यह किताब पिंटू से मंगवाया करती थी। मैं एक दिन रोडवेज गई थी, वहां से मैं कुछ नोवेल ले रही थी, तभी मुझे यह किताब पसंद आई। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ये अश्लील किताबें खरीदूंगी तो लोग क्या कहेंगे। तभी मुझे वहाँ पिंटू दिखाई दिया तो मैंने पिंटू से कहा कि बेटा, यह किताब मेरे लिए लेकर आना और मुझे दे दिया करना, मुझे दे देना, मैं पढ़ती रहूँगी। पिंटू भी कुछ नहीं बोला, पिंटू हाँ कर देता है। दरअसल जब पुलिस और पूछताछ करती है तो वह बताती है कि जब मैं एक दिन इस किताब को पढ़ रही थी तो पिंटू मेरे पास बैठा था और मैं किताब पढ़ते पढ़ते इतना उत्तेजित हो गई कि मैं पिंटू के साथ जबरदस्ती करने लगी। पिंटू मना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी जबरदस्ती की वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। और ऐसे ही पिंटू को संबंध बनाने की आदत पड़ गई थी मेरे साथ। अब वह जब भी धर्मेंद्र घर पर नहीं होता या किसी काम से बाहर होता तो मैं पिंटू को बुला लिया करती थी
और दोनों मिलकर किताबें पढ़ते थे और उसके साथ संबंध बनाते थे। पुलिस पूछती है कि आखिर इस हत्या के पीछे का राज क्या है। तभी जो धर्मेंद्र होता है उस पर शक जाता है। महिला बताती है कि एक दिन धर्मेंद्र आता है और मुझे किताब पढ़ते हुए देख लेता है, तो मुझे किताबों के बारे में मुझसे पूछता है, तो मैं उसको इधर उधर की बातें करके बहका देती थी। लेकिन उसको मुझ पर शक हो गया था कि यह किताब आखिर आई कहाँ से। एक दिन वह मुझसे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ और शाम तक लौटूंगा। और जैसे वह बाहर जाता है, वह महिला पिंटू को, यानी कि अपने मकान मालिक के लड़के को बुलाती है और उसके साथ नग्न अवस्था में संबंध बनाने लगती है। तभी जो धर्मेंद्र होता है वह आ जाता है और आते के बाद वह झरोखे से देखता है तो पिंटू और उसकी पत्नी एक दूसरे के साथ जिस्मानी रिश्ते में नजर आ रहे थे। वह दरवाजे को पीटने लगता है। दरवाजा जैसे ही उसकी पत्नी खोलती है और वह बेहद डरी रहती है, तभी पिंटू अपने कमरे की तरफ भाग के चला जाता है और वह पत्नी को अपने पीटने लगता है, मारने लगता है, डांटता है। फिर एक दिन उसका पति जब पिंटू की छुट्टी होती है तो वहीं खड़ा रहता है। पिंटू की छुट्टी होती है, वहीं खड़ा रहता है। तो वहां पर जब छुट्टी हो जाती है, पिंटू स्कूल से बाहर निकलता है तो धर्मेंद्र पिंटू को बुलाता है और कहता है कि मैं भी घर ही जा रहा हूं, चलो पिंटू बेटा मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पिंटू छोटा था, समझ नहीं पाया, इतना समझदार नहीं था। पिंटू अपने अंकल यानी कि धर्मेंद्र की बाइक पर बैठ जाता है और धर्मेंद्र बाइक लेकर जाते हैं। रास्ते में एक नरेश श्रीवास्तव का घर पड़ता है, उनके दोस्त का। वहां पर रोक देते हैं और पिंटू से कहते हैं, बेटा यहाँ पर कुछ चाय पानी करते हैं, फिर घर चलते हैं। नरेश श्रीवास्तव के घर जाते हैं। करीब 6 बजने लगता है, टाइम काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। और वहाँ पर नरेश श्रीवास्तव के साथ साथ उनके और भी कई दोस्त थे। अब वहाँ पर शराब की पार्टी होने लगती है। जो पिंटू होता है उसको भी शराब पिलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पिंटू जबरदस्ती करता, मना कर देता। शराब पीने के बाद पूरे नशे में धर्मेंद्र ने पिंटू से पूछा कि तुम मेरे बीवी के साथ कैसे कैसे रिश्ते बनाते थे, किस तरह से बनाते थे। छोटा बच्चा समझ नहीं पाया। वो अपने अंकल को सारी बात एक एक करके खोलता गया, बताता गया। और जैसे ही पिंटू बात बताता, वैसे ही धर्मेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ता गया। अचानक से धर्मेंद्र उठता है और पूरे गुस्से में पिंटू का गला दबाकर मार देता है। अब अंधेरा हो जाता है तो सभी दोस्त मिल करके पिंटू को बॉडी को लेकर के बाइक पर रखकर पास के ही एक गांव के स्कूल के पीछे सेफ्टी टैंक में उसकी बॉडी को डाल देते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। जब सारा मामला खुलता है तो धर्मेंद्र को, उनके दोस्तों को जेल भेज दिया जाता है। और जो उनकी पत्नी रहती है धर्मेंद्र की, यानी कि पिंटू की आंटी, जो अश्लील किताबें पढ़कर पिंटू के साथ दुर्व्यवहार करती थी, यह सारा मामला, यह सारा खेल पिंटू के चाची यानी कि उनकी धर्मेंद्र की पत्नी की वजह से हुआ था, उस महिला की वजह से हुआ था। इसीलिए उस महिला को भी जेल भेज दिया जाता है। दरअसल इस कहानी और घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप भी जागरूक रहें। आपके बच्चे के बॉक्स में, पर्स में, मोबाइल में, बैग में क्या है क्या नहीं है, बच्चा क्या करता है, उस पर निगरानी रखें, ध्यान दें, ताकि आपका बच्चा सुरक्षित रहे और आपके पास, आपकी आंखों के सामने रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।